हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। और फाइनली आज से हम लोग कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और उसको इनको भी एक कनेक्टिविटी से चीजों को समझेंगे। देखिए, हिस्ट्री को रटना नहीं है, हमें चीजों को कनेक्ट करना है और उनको कंसोलिडेट करना है। तो थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ेंगे और अगर आप कनेक्ट इनको अच्छा कर पाएंगे तो आपको वो लॉन्ग टर्म में चीजें समझ में आएंगी और हमेशा आपके साथ रहेंगी। हम लोग आज क्या करेंगे ना, आज हम लोग एक एक चैप्टर को थोड़ा सा ब्रीफ से समझेंगे कि उसमें क्या था और किस तरीके से उसको पढ़ना है। देखिए, हिस्ट्री इवॉल्व हो रही है धीरे धीरे और चीजें कैसे चेंज होंगी, जैसे जैसे कुछ मिलेगा या कुछ नया आएगा तो अपने आप चीजें बदलेंगी। तो हम लोग उस रेस्पेक्ट में रह के चीजों को पढ़ेंगे और समझेंगे उसको अच्छे से। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्या है हिस्ट्री में, कहां से शुरू हुई। देखिए, सबसे पहले जब हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे स्टोन एज। स्टोन एज से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, स्टोन एज क्या है? एक तरीके से प्री हिस्ट्री है, आप लोग बोल सकते हैं। स्टोन एज प्री हिस्ट्री है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटो हिस्ट्री। देखिए, प्रोटो हिस्ट्री में आता है आपका कॉपर और ब्रॉन्ज एज, ये दो चीजें आएंगी। फिर बाकी हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग आयरन एज। तो आपका जो सबसे पहला वाला है प्री हिस्ट्री जो है स्टोन एज है, इसमें आप लोग देखेंगे कि ह्यूमन सिविलाइजेशन जो थी, जब मैन जो था वो इवॉल्व हो रहा था फिजिकली, होमिनिड से ह्यूमन की तरफ जब वो मूव कर रहा था, और कहां से एक हंटर की जो वो लाइफ जी रहा था, केव में रह रहा था, और कैसे वो फार्मर की तरफ बढ़ता चला गया, वो एक फार्मर बन गया और स्मॉल विलेजेस में उसने रहना शुरू कर दिया। तो इस पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली तीन पार्ट में इसको, पैलियोलिथिक में पढ़ेंगे, मीजोलिथिक में पढ़ेंगे और नियोलिथिक में पढ़ेंगे। और कैसे वहां पे चीजें चलती थी, क्या होता था, इकोनॉमी कैसी थी वहां की, सोशल लाइफ कैसी थी, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, सब उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग मूव करेंगे चाल्कोलिथिक पीरियड की तरफ। देखिए, चाल्को का मतलब क्या होता है? चाल्को का मतलब होता है कॉपर। इसका मतलब होता है चाल्को का कॉपर, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो कॉपर, स्टोन और ये टूल्स वाली ये एज थी। इसमें इस एज को ब्रॉन्ज एज भी बोलते थे। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, और इसकी भी हम लोग देखेंगे कि कैसे वहां पे टाउन प्लानिंग हुई थी, हड़प्पन आर्किटेक्चर क्या था, कैसे उन लोगों ने इतनी डेवलप्ड अपने आप में एक सोसाइटी बनाई थी, और इसका डिके कैसे हुआ। ठीक है, इसको पूरा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल लाइफ देखेंगे वहां की, पहले क्या था, कि एम्पायर था, क्या था, प्रीस्ट किंग थे। ठीक है, तो जो प्रूफ्स मिले हैं उसके बेसिस पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सोशल लाइफ भी देखेंगे कि जो टाउन है वहां पर कैसे डिवाइडेड था, अपर टाउन में कौन लोग रहते थे, लोअर टाउन में कौन लोग रहते थे। तो जो अपर टाउन में लोग रहते थे वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स थे उनके पास, मेटल के पॉट्स हुआ करते थे, और जो लोअर टाउन में रहते थे उनके पास टेराकोटा के ऑर्नामेंट्स थे, क्ले के पॉट्स थे। तो इस चीज को भी हम लोग समझेंगे। गेम वहां पे कैसे लोग टाइम पास किया करते थे, चेस हुआ करता था वहां पे। ठीक है, डाइस, इन सब चीजों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक लाइफ में देखेंगे कि कैसे एग्रीकल्चर जो होता है, नॉट ओनली फूड ग्रेन्स, रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन, ये सब भी चीजें वहां पर आ रही थी। क्राफ्ट समझेंगे उनका, कि हड़प्पन आर्ट में कैसे वो लोग क्राफ्ट किया करते थे। तब वहां उसकी जो कुछ टेक्निक थी, लॉस्ट वैक्स टेक्निक और सायर पर्ड्यू। ठीक है, ये डांसिंग गर्ल देखिएगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये डांसिंग गर्ल आप लोग कभी जाइएगा, इंडिया गेट के बगल में एग्रीकल्चर ये म्यूजियम है इसका, कल्चर का, तो वहां पर देखिएगा। देखने से ये इमेज में बहुत बड़ी लगती है, आप ढूंढ नहीं पाएंगे, बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, हो सकता है आपकी एक फिंगर के बराबर ही हो ये डांसिंग गर्ल। तो एक बार आप लोग विजिट जरूर करिएगा उस वाले म्यूजियम में। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या है। हम लोग देखेंगे कि कैसे ये लोग यूज करते थे मटेरियल का, पॉटरी, टेराकोटा, स्टोन। ठीक है, सब कुछ एकदम अच्छे से ब्रीफ से देखेंगे। पॉटरी भी कैसे इवॉल्व हो रही थी, कैसे ब्लैक ऑन रेड और डिफरेंट टाइप्स की पॉटरी थी, वो भी इवॉल्व हो रही थी धीरे धीरे। कौन सी ये लोग क्या यूज करते थे,
इन लोग की स्क्रिप्ट आज तक भी अभी तक डेशिफर नहीं हो पाई है, तो इसको भी हम लोग समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे इसी में आयरन एज के बारे में देखेंगे, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे, और वैदिक पीरियड में हम लोग देखेंगे कि 500 से 1000 बीसी तक ये अर्ली वैदिक पीरियड था, फिर 1000 से 600 बीसी तक ये लेटर वैदिक पीरियड था। अब देखिए हम लोग इसमें क्या समझेंगे, देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कि जो पॉलिटिकल लाइफ थी ना वो ट्राइबल से स्टेट हो रही थी। इकोनॉमी क्या थी, पहले पेस्टोरल थी, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर होने लगी। देखिए पेस्टोरल जो इकोनॉमी होती है ना उसमें कोई भी आपको टैक्सेशन सिस्टम नहीं था वहां पे। फिर आयरन रिवोल्यूशन होता है, देखिए आयरन रिवोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन था। एक बार आयरन मिला तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी होने लगी। तो जब लेटर वैदिक पीरियड में जो था ना, देखिए आपको बताता हूँ, थोड़ा सा लिख के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जब हम लोग वैदिक पीरियड पढ़ेंगे ना तो एक अर्ली वैदिक पीरियड होगा, एक लेटर वैदिक पीरियड होगा। तो अर्ली वैदिक पीरियड में आप देखोगे पहली चीज की जो इकोनॉमी थी वहां की वो पेस्टोरल थी, और लेटर वैदिक पीरियड में जो इकोनॉमी थी वो पेस्टोरल प्लस एग्रीकल्चर थी, दोनों चीज थी। ठीक है, फिर और क्या चीज देखेंगे हम लोग, और हम लोग देखेंगे कि कबीला हुए करते थे, जन हुआ करते थे यहाँ पे, यानी कि इकोनॉमी जो थी ना यहाँ पे, जो इकोनॉमी ये पॉलिटिकल जो थी ना ये ट्राइबल था, यहाँ पे जन हुआ करता। अब जन से बना जनपद, यहाँ पे जनपद आ गया। ठीक है, यानी कि जनपद जब आ गया इसका मतलब बर्थ ऑफ स्टेट होने हो गया। इकोनॉमी सोसाइटी कैसी थी, यहाँ पर सोसाइटी सिंपल थी। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइड होगी सोसाइटी वर्ण में। ठीक है, देखिए हर कोई सोसाइटी चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है। हम लोग के यहाँ भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उनके टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, अर्ली वैदिक पीरियड में हमारे पास था यहाँ पे ऋग्वेद। तो ये इनका कॉन्स्टिट्यूशन था, ये इसके नॉर्म्स को कंफर्म किया करते थे और उसके हिसाब से काम करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ और कैसे इवॉल्व हुआ, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही थी सब कुछ चेंज हो रहा था। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल से। और उसके बाद और भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3 तरीके के यज्ञ देखेंगे जो होते थे, वो भी समझेंगे, हर चीज को समझेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा बस ब्रीफ जान ले रहे हैं कि हम लोग को कैसे पढ़ना है चीजों को। मेन लिंकिंग है, 3 तरीके के यज्ञ समझेंगे हम लोग, राजश्री, वासुदेव और अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, तो और उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि जो ऋग्वेदिक पीरियड में जो वुमेन राइट्स थे ना वो बहुत अच्छे थे, फिर धीरे धीरे वो डिटेरिएट होते गए। अब देखिए ऋग्वेदिक टाइम पे इतना राइट होता था कि जो वुमेन होती थी वो अपना वर्क खुद चुन सकती थी। हम लोग बात करेंगे लोपा मुद्रा की, लोपा मुद्रा ने मैरिड किया था अगस्त ऋषि को। ठीक है, और देखिए जो कास्ट होता है ना, समझिएगा, जो कास्ट होता है वो होता है बाई प्रोफेशन, वो प्रोफेशन से होता है आपके। ठीक है, और जो वर्ण जो होता है ना, वर्ण सिस्टम जो होता है वो होता है बेस्ड ऑन ड्यूटी, वो आपकी ड्यूटी पे बेस्ड होता है। तो ऋग्वेदा का जो 10th मंडल है उसमें आपको ये वर्ण के बारे में मिल जाएगा। तो देखिए वर्ण ऋग्वेदिक उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन होता था उस टाइम पे, और उसको मानना ही पड़ता था लोगों को, एक्सेप्टेंस देने के लिए इससे लोग जोड़ देते थे रिलीजन से। ठीक है, हम लोग जानेंगे गोत्र व्यवस्था के बारे में कि ये गोत्र का आखिर फंडा है क्या, इसका ओरिजिन हुआ कैसे आखिर गोत्र का। ठीक है, अब देखिए गोत्र सिस्टम जो है ना सब इंटर रिलेटेड है। जब गोत्र सिस्टम आया ना तो वुमेन जो है वो डिपेंडेंट हो गई। अब वो कैसी डिपेंडेंट हो गई ये मैं आपको बताऊंगा, आपको पूरा डिस्कस करूंगा आपके साथ। फिर देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। फिर देखिए हम लोग उसके बाद बात करेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म की। ठीक है, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म रिलीजियस मूवमेंट उस टाइम पे, और इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे कि कैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म को थोड़ा थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोग देखेंगे उसमें। देखिए बुद्धा और जैन में हम लोग क्या देखेंगे। देखिए बुद्धिज्म जो है क्या कहते थे, बुद्धा कहते थे कि संसार जो है दुखमय है, 4 ट्रुथ की बात करते थे, 4 नोबल ट्रुथ। ठीक है, बात करते थे तृष्णा की, और देखिए कितना अच्छा वर्ड यूज करते हैं, मृग तृष्णा, मृग तृष्णा की बात करते हैं ये। मृग तृष्णा का मतलब क्या होता है, अज्ञानता। ठीक है,
ऐसे में लोग क्या करते हैं ना कि दूसरे में खुशी ढूंढ रहे होते हैं, ये लोग बेजान होते हैं। ठीक है, तीसरा ट्रुथ की बात करते हैं दुख निरोध। चौथे की बात करते हैं राइट मेडिटेशन, आस्किंग क्वेश्चंस, राइट मेडिटेशन। ठीक है, और फिर आखिरी वाला है अष्टांगिक मार्ग। तो राइट मेडिटेशन, ये चार ट्रुथ हैं। और जैनिज्म की अगर हम लोग बात करें तो देखिए श्रुति, ठीक है, अवधि, समय के साथ, मन प्राय, टेलीपैथी, कैवल्य, शून्यवाद, थ्योरी ऑफ मैनीनेस। थ्योरी ऑफ मैनीनेस देखिए क्या है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। ठीक है, आपने वाली कहानी तो सुनी होगी ना, जिसमें एक हाथी होता है और कुछ लोग होते हैं जो देख नहीं सकते हैं, वो एक एक उन हाथी का अंग पकड़ते हैं कुछ और फिर बताते हैं, अपना अपना इंटरप्रिटेशन देते हैं। तो ये थ्योरी ऑफ मैनीनेस है। ठीक है, फिर हम लोग ये भी देखेंगे नो सोल थ्योरी देखेंगे बुद्धा की, और साथ में हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ कॉजेशन देखेंगे। देखिए बुद्धा कहते हैं कि आप लोग जो कर रहे हो ना, उसी को आप लोग ध्यान बना लीजिए, वही आपको उसी पे फोकस रखिए। बुद्धा जब पर्सनालिटी में डेवलप करूंगा ना, अलग से ही एक बुद्धिज्म और जैनिज्म पे पूरा लेक्चर बताऊंगा और उसमें पूरा आपको चीजों को क्लियर करूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे हम लोग क्या देखेंगे इसमें। देखिए फिर हम लोग बात करेंगे मौर्य काल की। मौर्य काल की हम लोग बात करेंगे और हम लोग उसमें क्या देखेंगे। देखिए महाजनपद आ गए थे, महाजनपदा के बारे में डिस्कस करेंगे। चक्रवर्ती हुआ करते थे। देखिए चक्रवर्ती किसको बोला जाता था, कुछ मतलब होगा तभी तो उसको चक्रवर्ती बोला जाता था ना। देखिए चक्रवर्ती किसको बोला जाता था, देखिए चक्रवर्ती उसको बोला जाता था, देखिए मान लीजिए इधर साउथ इंडिया था, ठीक है, इधर क्या था, इधर बंगाल था, इधर लाहौर गेट था और इधर गुजरात था। तो इन रीजन्स पे पूरा डोमिनेशन जो करता था उसको चक्रवर्ती बोला जाता था, उसको उसकी उपाधि दी जाती थी। तो एम्पायर थे, मगध एम्पायर था। देखिए मगध एम्पायर का लैंड फर्टाइल था बहुत, ठीक है, आयरन सरप्लस में था उनके पास, और लोग वहां की सबसे अच्छी बात है कि बहुत इंटेलेक्चुअल थे और किंग बहुत एम्बिशियस था। तो बहुत ही अच्छे से जब लोग वहां के इंटेलेक्चुअल होंगे और चीजों को समझ पाएंगे कि राजा उनका क्या कह रहा है और उन्हें क्या करना है, डिसीजन में हेल्प करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो ऑलरेडी सब चीजें ग्रो होंगी और अच्छी चलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इन सब चीजों को देखेंगे और डिस्कस करेंगे। फिर देखिए इसके बाद हम लोग हरेनका डायनेस्टी देख लेंगे, बिम्बिसारा, ठीक है, अजातशत्रु, शिशुनागा डायनेस्टी देख लेंगे। फिर उसके बाद नंदा डायनेस्टी, सब हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी बस एक ब्रीफ आइडिया दे रहे हैं। और धनानंदा, हर एक चीज को देखेंगे। फिर देखिए बिंदुसारा राजा को भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ट्रीटी हुई थी 303 बीसी में एक, उसको डिस्कस करेंगे। अशोका को डिस्कस करेंगे, अशोका द ग्रेट बोलते थे, ठीक है, ये फर्स्ट चक्रवर्ती थे, अशोका द ग्रेट बोलते थे। इनका था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, देखिए कितना अच्छा प्रिंसिपल इन्होंने उसी टाइम पे ही दिया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इनके पूरे जो है हम लोग डिस्कस करेंगे धम्म के बारे में। और अशोका द ग्रेट क्यों बोलते हैं, अकबर द ग्रेट क्यों बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग जानेंगे। जब इंसान एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है ना और जो चीजें करता है तब उसके सामने द ग्रेट लगता है। तो काफी कुछ किया इन्होंने भी, तो उसको हम लोग डिटेल से जानेंगे कि कैसे अशोका ने काम किया अपने टाइम पीरियड में, और कैसे एक सोसाइटी जो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से थी, डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट से थी, कैसे उसको बांधे रखा एक उसमें, इसको भी डिस्कस करेंगे। और सबको रेस्पेक्ट देते थे ये, इसके बारे में भी जानेंगे। देखिए फिर उसके बाद हम लोग जो देखेंगे कि फॉरेनर्स आना शुरू हो गए इंडिया में, ठीक है, इसको भी डिस्कस करेंगे पूरा कि जो फॉरेनर्स आए इंडिया में, पॉलिटिकल चेंज हुआ जब फॉरेनर्स आएंगे, ठीक है, साउथ इंडिया भी फोकस में आना शुरू हो गया था और कंट्री जो थी वो डिवाइड होने लगी थी छोटी छोटी स्टेट्स में। अब जैसे फॉरेनर्स आए एज इन्वेडर्स, ऐसे इन्वेड करने आए थे पर वो कल्चर का पार्ट बन के रह गए इंडिया के। तो उसमें कौन थे, ग्रीक्स थे, साकास थे, प्रतिहारास थे, कुशानास थे। हम लोग इंडो ग्रीस के बारे में बात करेंगे जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी के बारे में दिया, और एस्ट्रोलॉजी को दिया हम लोग को आर्यभट्ट ने, इसको भी डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी में क्या चेंज आया उसको भी जानेंगे। कल्चर देखिए एसिमिलेट होने लगा पूरा यहाँ पे,
तो इसको भी हम लोग ब्रीफ में डिस्कस कर लेंगे। रिलीजन में क्या चेंज आए, ठीक है, थीज्म का राइज होने लगा था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या चेंज आ रहा था, ठीक है। उसके बाद हम लोग किंग्स के बारे में जानेंगे कि ये खारवेला किंग थे, ठीक है, ये इन्होंने कलिंगा रूल किया था और ये बाय रिलीजन जो है वो जैन थे। तो इन सब को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर देखिए आगे और हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, आगे हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि आप ये देखिएगा कि कैसे ब्राह्मणिज्म जो है वो अपने आप को अमेंड कर रहा है। अब ये 6th सेंचुरी बीसी से पोस्ट मौर्य पीरियड तक कैसे ब्राह्मणिज्म ने अपने आप को अमेंड किया। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट क्या दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने थ्योरी ऑफ इनकारनेशन दिया, ठीक है। और ब्राह्मणिज्म जो है ना, इसी की वजह से स्प्रेड हुआ। इन्होंने बेसिकली कोई भी हुआ, बॉर्न हुआ इधर उधर, उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला अरे ये तो इन्हीं के इनकारनेशन है, चाहे वो दुर्गा का कॉन्सेप्ट हो, चाहे कृष्ण का कॉन्सेप्ट हो, कुछ भी हो, इन लोगों ने इसी के लिए इसी में अपने आप को इवॉल्व करके दिखाया हमेशा। फिर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मार्ग होते हैं जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं या अपने आप को एक अच्छा फील करा सकते हैं या अपना उद्देश्य को अचीव कर सकते हैं। देखिए ज्ञान मार्ग कौन दिया था, ज्ञान मार्ग आपको दिया था बुद्धा ने। बुद्धा क्यूरोसिटी क्यूरोसिटी डेवलप करने के लिए क्वेश्चन पूछिए, बुद्धा जो थे ज्ञान मार्ग में विश्वास करते थे। फिर आपको यह है कि भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग में कौन थे, वीर चैतन्य हो गए, इन सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। फिर देखिए कर्म मार्ग कौन है, कर्म मार्ग में आप देखिए सचिन हो गए, धोनी हो गए, ये सब कर्म मार्ग है, अपने कर्म में विश्वास रखते हैं अपने उद्देश्य के लिए, ठीक है। तो ये सब भी हम लोग डिटेल से बीच बीच में डिस्कस करेंगे चीजों को, फिलॉसफी जो यहाँ पर थी इस टाइम पे। हम लोग फिर गुप्ता काल को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। गुप्ता काल में हम लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन थे, करेंसी सिस्टम जो था वो डिके कर रहा था ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन। जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था इंडस वैली टाइम में, वो फर्स्ट अर्बनाइजेशन था, ये सेकंड था। अब देखिए अब यहाँ पे क्या था ना, यहाँ पे फ्यूडलिज्म को प्रमोशन मिल रहा था, तो कोई रीजन तो होगा ना कि फ्यूडलिज्म को प्रमोशन क्यों मिल रहा था। तो हम लोग जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि फ्यूडलिज्म जो है, सामंतवाद एकदम से राइज करने लगा यहाँ पे, और भी कुछ जो रीजंस थे उनको समझेंगे। देखिए हर कोई चीज होती ना, उसका रीजन होता है। अब ऐसे हम लोग इसको पढ़ लेंगे कि फ्यूडलिज्म जो था वो गुप्ता काल में आया था, लेकिन ऐसे फायदा नहीं ना, कुछ तो ऐसा इवेंट हुआ होगा, इंसिडेंट हुआ होगा, जिससे हम लोग को आइडिया लगेगा कि हाँ फ्यूडलिज्म का कॉज ये था, इसलिए यहाँ पर ये आया था, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे सैलरी कम हो रही थी, ठीक है। हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ आपको। देखिए सब कुछ डिक्लाइन हो रहा था, सैलरी डिक्लाइन हो रही थी, तो लैंड ग्रांट दिए जाने लगे, और फिर वहां से राइज होने लगा फ्यूडलिज्म का। फिर देखिए, और उसके बाद हम लोग अचीवमेंट भी इन लोग की डिस्कस करेंगे। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट था समुद्रगुप्त, हम लोग बेस्ट था वो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्थ इंडिया में उसने कैप्चर किया, फ्रेंड्स बनाए डेक्कन में, साउथ इंडिया तक जाके कब्जा किया, और बहुत काम किया बिल्कुल एक अपने एम्पायर को इस्टेब्लिश करने के लिए। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके बाद जो चीजें देखेंगे कि कैसे जो बुद्धिज्म था वो सब डिवाइड हुआ, और कैसे हुआ, जिस टाइम पीरियड में जो हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करके उसको समझेंगे। हर्षवर्धन पोस्ट गुप्ता पीरियड में हर्षवर्धन को देखेंगे कि कैसे कास्ट सिस्टम को वहां प्रमोट किया, फ्यूडलिज्म और ज्यादा राइज हुआ, जजमानी सिस्टम देखेंगे। देखिए कास्ट अनटचेबल्स का क्या है, देखिए कास्ट मान लीजिए है, ठीक है, ठीक है, फ्यूडलिज्म से जजमानी और जजमानी से कास्ट सिस्टम, ये चीजें सब इंटर रिलेटेड हैं। इनको मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग दूंगा जिससे आप चीजों को रिलेट कर सकें। देखिए जात से निकाल दिया तो कास्ट क्या थी, प्रोफेशन के बेस्ड पे होती थी। अब जब कास्ट जात से निकाल दिया तो दूसरे गांव वाले प्रोफेशन, जात से निकल गया तो प्रोफेशन से भी गया। अब दूसरे गांव वाले भी उसको नहीं रखेंगे क्योंकि उसको निकाल दिया गया है जात से, कास्ट से, तो वो लोग अनटचेबल्स बन गए, ठीक है। तो इसको भी हम लोग समझेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। फिर देखिए क्या है कि ये मैंने आपको बताया अभी कि एज ऑफ गुप्ताज, गोल्डन एज, इसको डिस्कस करेंगे। हर्षवर्धन का आपको मैंने बताया,
ठीक है, साउथ इंडियन में भी देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री में। फिर उसके बाद अर्ली मेडिवल पीरियड शुरू हो जाता है, राजपूत वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। और जो ये पीरियड था, बहुत सारे वॉर वगैरह शुरू हो गए थे, लेकिन टेम्पल जो थे वो काफी डेवलप हुए, तो हम लोग इसको भी देखेंगे। और देखिए थोड़ा हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे और डिस्कस करते हैं इसको। देखिए जो हेरिटेज होता है ना, उसमें क्या होता है, आर्ट फॉर्म होती हैं, लिटरेचर होती हैं, ठीक है, और आर्किटेक्चर होता है। तो जो हेरिटेज है हमारा, वो उसमें क्या है, आर्ट फॉर्म है, लिटरेचर है और आर्किटेक्चर है, ये आपको मिलेगा हेरिटेज में। अब देखिए आर्ट फॉर्म जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम से सब कुछ। दो तरीके के आर्ट फॉर्म होते हैं, एक होती है परफॉर्मिंग आर्ट और दूसरी होती है विजुअल आर्ट। तो परफॉर्मिंग आर्ट में क्या आता है, परफॉर्मिंग आर्ट में देखिए डांस आता है, ड्रामा आता है और म्यूजिक आता है। और विजुअल आर्ट में क्या होता है, विजुअल आर्ट में आपका आ जाता है पेंटिंग आ जाता है और स्कल्पचर आ जाता है, ठीक है। तो जो स्टेच्यू मेकिंग थी ना, वो तीन तरीके की होती थी, या तो टेराकोटा में होती थी, या मेटल में होती थी, या स्टोन में होती थी। अब देखिए क्लास ये जो फोल्क होते हैं ना, फोल्क होते हैं वो रीजनल होते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर सीजन में। और तीन सीजन होते हैं, देखिए सब कितना रिलेटेड है, आप लोग खुद ही, जब मैं ऐसे आपको सीरीज में चीजें बताऊंगा कंटिन्यूटी में, तो आप खुद ही उसको रिलेट करोगे कि हाँ फोल्क डांस आपको भी पता है कि सब जगह का अपने रीजन का होता है, ठीक है। आप देखते होंगे बिहू आ गया, तो एग्रीकल्चर सीजन में उस टाइम पे ही उसको ये लोग करते थे। और तीन सीजन होते हैं, सोइंग, मानसून, हार्वेस्ट। फिर लिटरेचर में देखिए क्या होता है, लिटरेचर भी बेसिकली दो ही तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है, वो होता है रिलीजियस लिटरेचर, और दूसरा जो होता है वो होता है सेकुलर लिटरेचर। अब देखिए रिलीजियस लिटरेचर में क्या आता है, रिलीजियस लिटरेचर में आता है ऋग्वेदा। इसमें क्या है, गायत्री मंत्र मिलेगा आपको, संस्कृत में लिखे गए हैं, अदर लैंग्वेजेस में भी लिखे गए हैं, जैसे पाली हो गया, प्राकृत हो गया, रीजनल लैंग्वेजेस हो गई जो बाद में आई। फिर सेकुलर लिटरेचर क्या है, उसके अंदर आर्यभट्ट आ गया, जैसे उन्होंने साइंस के बारे में लिखा। फिर तीसरा क्या है, आर्किटेक्चर। देखिए आर्किटेक्चर की हम लोग बात करें तो ये भी दो ही तरीके के बेसिकली होते हैं। एक होता है टेम्पल, ठीक है, तो सन टेम्पल मान लीजिए कोणार्क में है, और दूसरा होता है रॉक कट, हम लोग बात करेंगे जब अजंता एलोरा की, ठीक है। और एक और टाइप है, होता है स्तूपा। स्तूपा आपने सुना होगा, आर्किटेक्चर वो होता है, ठीक है। देखिए हिस्ट्री में जो ना कंटेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो डिफरेंट है क्रोनोलॉजी से। 4 मिलियन जैसे ईयर को पहले होमिनिड्स आए थे, फिर ग्रेजुअली चेंज हुआ, बॉडी पॉ टू पाम हुई, ठीक है, सेपरेट थंब हुआ। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को देखेंगे। फिर उसके बाद आर्कियोलॉजी हो गई, इंस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे, ठीक है, भगवत गीता जैसे है, सब पूरा डिटेल लिखनी, भगवत गीता को किसने ट्रांसलेट किया, अभिजन शकुंतलम किसने लिखी, फिर उसको भी किसने ट्रांसलेट किया, इस तरीके से इसको समझेंगे। जो इंडो गैंगेटिक दोब थी, वो देखिए रिच थी रिसोर्सेज में, और यही रीजन था वहां पे फाइट का। इसी तरह सिमिलर वहां पर रायचूर जो दोब है, तुंगा भद्र रिवर और कृष्णा के पास साउथ में, तो वो भी रिसोर्स के लिए हमेशा लड़ाई होगी। कोई चीज अगर वहां नहीं होगी तो फिर नहीं होगी, कुछ ना कुछ मौजूद होगा, और अपने आप को कैप्चर करना चाहेंगे तो ही होगी। और देखिए एम्पायर किससे चलता है, इकोनॉमी, देखिए ये याद रखिएगा, इकोनॉमी इक्वल टू एम्पायर होता है, ई इक्वल टू ई। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है ना, तो एम्पायर अपने आप स्ट्रांग होगा, और अगर इकोनॉमी डिटोरिएट करनी शुरू हो गई तो एम्पायर अपने आप गिर जाएगा आपका। तो इसको भी हम लोग समझेंगे कि कैसे बहुत से एम्पायर जो थे उनकी इकोनॉमी डिटोरिएट करने लगी, और उनका एम्पायर जो है वो डाउनफॉल शुरू हो गया। फिर एक बार जब मेडिवल ये एंशियंट हिस्ट्री खत्म होगी, फिर हम लोग मॉडर्न इंडिया करेंगे, और लास्ट में हम लोग शुरू करेंगे मेडिवल इंडिया, क्योंकि एंशियंट और मॉडर्न से थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है। तो 750 से 1200 एडी तक जो अर्ली मेडिवल पीरियड था, वो हम लोग थोड़ा देख लेंगे। फिर जो 1200 से 1526 था एडी, दिल्ली मुगल सल्तनत, और 1526 से 1761 मुगल पीरियड, ठीक है, इसको भी पूरा डिटेल से समझेंगे, पूरा इंडो इस्लामिक कल्चर के बारे में बात करेंगे, एवरीथिंग, ठीक है। तो ये मैंने आपको ब्रीफ कर दिया कि हम लोग कैसे जाएंगे एंशियंट हिस्ट्री में और सारे फैक्ट्स हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं एंशियंट हिस्ट्री के लेक्चर 1 के साथ। थैंक यू।